गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए बच्चों, मानव समाज विकासशील होता है और मनुष्य की आवश्यकताएं और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है। इसी के अनुरूप संविधान की उपयोगिता और आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आता रहता है। एक अच्छे संविधान का यह गुण होता है कि वह समय की मांग के अनुरूप और आवश्यकताओं के अनुरूप, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन करे। जैसा कि विल्सन ने कहा है, संविधान को निश्चित रूप से जीवन परक होना चाहिए। इसके तत्व है राष्ट्र के विचार और स्वभाव। अतः राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन के साथ इसका विकास आवश्यक है। संविधान के विकास के 3 मुख्य साधन माने जाते हैं। पहला है रीति रिवाज, दूसरा न्यायिक निर्णय और तीसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वर्तमान के अधिकांश लिखित और संघात्मक संविधानों के विकास का मुख्य स्रोत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में ही कर दिया जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रत्येक लिखित संविधान का अनिवार्य अंग मानी जाती है। भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसे संवैधानिक प्रलेख का निर्माण करना चाहते थे जो राष्ट्रीय जीवन के विकास की आवश्यकता के अनुरूप विकसित हो सके और साथ ही संविधान को इतना लचीला भी नहीं बनाना चाहते थे कि संविधान शासक वर्ग के हितों और इच्छाओं के अनुसार आए दिन परिवर्तित किया जा सके। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान में संशोधन की ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जो न तो इंग्लैंड के संविधान की भांति अत्यधिक लचीली और सरल हो और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति अत्यधिक कठोर हो। अतः संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें पहली प्रक्रिया है सामान्य विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, दूसरी है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया और तीसरी है संसद के विशिष्ट बहुमत एवं राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम पहली प्रक्रिया यानी सामान्य विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनेक उपबंध सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। इन उपबंधों में मुख्यतः नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन, राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संबंधित राज्यों में विधान परिषद का गठन अथवा मौजूदा विधान परिषदों की समाप्ति, नागरिकता संबंधी प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन प्रबंधन से संबंधित मामले आदि उपबंध आते हैं जिनमें सामान्य विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन की दूसरी प्रणाली है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया।
इस वर्ग में संविधान के उन उपबंधों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें संशोधन हेतु संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि संसद के दोनों सदन पृथक पृथक अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इस श्रेणी में आने वाले संवैधानिक उपबंधों में संशोधन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दे और इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाए तो इस प्रकार के संवैधानिक संशोधन प्रभावी माने जाएंगे। इस श्रेणी की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। इस श्रेणी में संविधान के वे उपबंध सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनमें संशोधन हेतु संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि संसद के दोनों सदन पृथक पृथक अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इस संबंध में संवैधानिक उपबंधों में संशोधन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दे और साथ में ही ऐसे विधेयकों को भारतीय संघ के राज्यों के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद में संविधान संशोधन प्रभावी माना जाता है। इस श्रेणी के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित उपबंधों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार, जिसमें संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 के अनुसार। तीसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के अनुसार। चौथा है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 के अनुसार। पांचवा है संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 के अनुसार। छठा है संघीय न्यायपालिका संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 अर्थात अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक। सातवां जो क्षेत्र है जिसमें संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है संशोधन हेतु, वह है राज्यों में उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 अर्थात अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक। आठवां है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 यानी अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक। नौवां है 7वीं अनुसूची में से कोई सूची अनुच्छेद 246 के अनुसार। 10वां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 82 तक। और 11वां है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 368। ये 11 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संशोधन करने हेतु विशिष्ट संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जिसमें
संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने अपने क्षेत्र सदन में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अब हम चर्चा करते हैं संसद की संविधान में संशोधन की क्षमता पर विवाद। संसद में संविधान में संशोधन की क्षमता पर सन 1967 से पूर्व कोई विशेष विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, परंतु 27 फरवरी 1967 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय से संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर अपने पूर्व निर्णय में परिवर्तन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंधों में संशोधन नहीं कर सकती। संसदीय शक्ति को सीमित करने वाले इस न्यायिक निर्णय को प्रभाव शून्य बनाने के लिए संसद के द्वारा सन 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया और इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। इस प्रकार 24वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद ने संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर न्यायालय द्वारा लगाई गई सीमा को समाप्त कर दिया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1980 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और सन 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति के प्रश्न पर न्यायिक स्थिति में पुनः एक परिवर्तन किया, जिसके कारण संसद की यह शक्ति फिर सीमित हो गई। उपयुक्त विवादों पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि संसद निश्चित तौर पर संविधान में संशोधन की शक्ति रखती है और वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंधों को भी संशोधित कर सकती है, परंतु साथ ही संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अब तक हुई न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है, अतः संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दे। इस प्रकार वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती और मौलिक अधिकारों को भी संविधान के मूल ढांचे का ही अंग माना गया है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में। भारतीय संविधान में वर्णित संशोधन प्रक्रिया की अन्य देशों की तुलना में कुछ निजी विशेषताएं हैं। यानी हमने देखा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अनेक संविधानों से श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को अपनाया, अतः भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया अपनाई वह दुनिया के अन्य संविधानों से विशिष्ट है। ये विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है संशोधन के कार्य के लिए अलग से कोई संस्था नहीं है। यह शक्ति भारतीय संविधान द्वारा
संसद को ही सौंपी गई है। दुनिया के दूसरे राज्यों में संविधान संशोधन हेतु अलग से संस्थाओं की व्यवस्था है। दूसरी विशेषता है, राज्य विधानमंडलों को संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले अनेक राज्यों में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में पहल करने का अधिकार दिया गया है। तीसरी विशेषता यह है कि संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। अगली विशेषता है, अमेरिकी संविधान में संशोधन के लिए कम से कम 3/4 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि भारत में केवल आधे राज्यों की स्वीकृति से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगली विशेषता है, संविधान के समस्त उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 सहित, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। छठी विशेषता है, अनुच्छेद 368 में वर्णित कुछ उपबंधों के अतिरिक्त संशोधन विधेयक साधारण कानून की भांति संसद में पारित किया जाता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन हेतु जनमत संग्रह की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया की है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में अपनाई गई संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या है, इसमें क्या क्या दोष विद्यमान है। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु भारतीय संविधान में कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान द्वारा यह समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्य विधानमंडल कितने समय में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, जिसके कारण कई राज्य अनावश्यक विलंब करके संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर दोनों सदनों के मतभेद को दूर करने की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सामान्य विधेयकों के संबंध में संसद के दोनों सदनों के मध्य अगर मतभेद है तो इस गतिरोध को दूर करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर मतभेद को दूर करने का प्रावधान किया गया है। परंतु भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की ऐसी कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता। अगली विषय जो आलोचना की जा सकती है वह यह है कि संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल करने का अभाव है। प्राय संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्य संघीय व्यवस्थापिका के साथ साथ संघ राज्यों के विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन करने की पहल करने का अधिकार दिया गया है, परंतु भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वे संविधान संशोधन हेतु स्वयं पहल कर सके। इसके अतिरिक्त संविधान के अनेक उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन हेतु मात्र संसदीय बहुमत व संसदीय विशिष्ट बहुमत की ही आवश्यकता होती है तथा जिन पर राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार
भारत में राज्यों को संविधान संशोधन के क्षेत्र में पर्याप्त शक्ति प्रदान न करके ये कहा जाता है कि संघात्मक या संघवादी सिद्धांत की अवहेलना की गई है, क्योंकि यहाँ राज्यों की शक्तियां कमजोर है। अगली आलोचना यह की जाती है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव है। सामान्यतः लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रस्तावों के संबंध में लोक निर्णय या जनमत संग्रह के विकल्प की भी व्यवस्था अनेक राज्यों में की जाती है, ताकि संसद में शासक दल स्वेच्छा से दलीय हितों के अनुरूप संविधान में आए दिन संशोधन व परिवर्तन न कर सके और संविधान संशोधन के मामलों पर निर्णायक शक्ति जनता के हाथ में रहे। परंतु भारतीय संविधान द्वारा जनता को संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कुछ कमियां होने पर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संविधान न तो इतना कठोर है कि उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन ही नहीं किया जा सके या संशोधन करना अत्यंत कठिन हो जाए, और ना ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी सरल और लचीली है जिससे संसद आए दिन इसमें संशोधन कर सके। वास्तव में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में लचीलेपन और कठोरता दोनों के गुणों का मिश्रण देखा जाता है। तो यह रही भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। धन्यवाद।